हमारे वजूद को ख़तरा है और मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि जज्बात में लाए बगैर कह रहा हूं कि आज 17 करोड़ मुसलमान अपने आप को ऐसा समझते हैं कि जिस ज़माने में हिटलर के ज़माने में यहूदी अपने आप को समझते थे। जिस मुल्क की निगहबानी देश का संविधान करता है, जहां हर नागरिक को समान अधिकार है, जहां लोकतंत्र की बुनियाद हजारों साल पुरानी है, उस देश में एक नेता ऐसा भी है जिसे मुल्क का लोकतंत्र हिटलर शाही नजर आ रहा है। उसे देश के मुसलमान हिटलर के राज के यहूदियों की तरह दिख रहे, उसे हिंदुस्तान के मुसलमानों का वजूद खतरे में दिखाई दे रहा है। और ऊपर से ये राजनेता ये भी कह रहा कि ये बातें पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं। गजब है हैदराबादी भाईजान असदुद्दीन ओवैसी की ये जिम्मेदारी। हद है भाईजान का सियासी नजरिया। हद इसलिए क्योंकि वो देश के संसद में बोल रहे थे, लोकसभा में गरज रहे थे, बेखौफ होकर बेबाकी से बेरोक टोक अपनी बात कह रहे थे, फिर भी नैरेटिव हिटलर और यहूदियों वाला गढ़ने में जुटे थे। हमारे वजूद को ख़तरा है और मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि जज्बात में लाए बगैर कह रहा हूं कि आज 17 करोड़ मुसलमान अपने आप को ऐसा समझते हैं कि जिस ज़माने में हिटलर के ज़माने में यहूदी अपने आप को समझते थे। लोकसभा चुनाव में अब कुछ ही महीनों का फासला बचा है और इसी बीच सियासी फसल बोनी भी है और काटनी भी, इसलिए ओवैसी फुल फॉर्म में है। जब से ज्ञानवापी के तहखाने के ताले को खोलने का अदालत ने फैसला सुनाया है, ओवैसी को कभी मुसलमानों का वजूद खतरे में दिखाई दे रहा तो कभी मस्जिद वाली अपनी चादर छीने जाने का डर सता रहा। भारत के मुसलमानों से उनकी शनाख्त को छीनना चाहते हैं। ख्वाजा अजमेरी के आस्थाने पर चादर बिछाइए, मगर आप जो चादर मुझसे छीनना चाह रहे हैं मेरी मस्जिद है। आप हर मस्जिद को छीनना चाहते हैं। आप बताइए 17 करोड़ मुसलमानों को क्या पैगाम दे रहे हैं आप कि आप हर मस्जिद को छीन लेंगे मुझसे। नरेंद्र मोदी इस मुल्क में तारीख लिखना चाहते हैं। क्या तारीख लिखना चाहते हैं कि मैंने इस देश को, गांधी अंबेडकर के देश को मैंने हिंदू राष्ट्र बना दिया। ज्ञानवापी पर आए फैसले पर जारी बयानबाजी का ये एक पहलू भर है। मुसलमानों को विक्टिम बताने वालों का ये नैरेटिव कितना खोखला है, ये आप तब समझ जाएंगे जब दूसरा पहलू देखेंगे। कोई डराए धमकाए नहीं जा रहा है, फालतू बात नहीं असर कोई अगर असर पड़ता तो जुमे के पड़ जाता ना। असर अगर पड़ता तो जुमे के पड़ जाता। ये एकदम गलत बयानबाजी करते हैं लोग। कोई 5 मिनट मांग रहा है, कोई 2 मिनट मांग रहा है। इससे कहीं घर चलेगा? आपके घर में झगड़वा होगा तो घरवा सही रहेगा आपका, हमारा बिगड़ेगा, आपके बिगड़ेगा। जितने लोग बलिदान दिए हैं सब बेकार जाएगा। जी हाँ, देश का आम मुसलमान तो कुछ और ही कह रहा है। उसे ओवैसी जैसे नेताओं के एजेंडे की नहीं, देश की चिंता है। टाइम्स नाउ नव भारत ने मुस्लिम मोहल्लों में सर्वे किया, ओवैसी के बयानों पर आम लोगों की राय जानी। जरा सुनिए आम मुसलमान अभी क्या कह रहे। मुख्यमंत्री जी योगी जी ने बहुत अच्छी बात बोली थी कि मस्जिद में त्रिशूल के निशान क्या कर रहा है, नंदी जी के निशान क्या कर रहा है। तो हमारे उलमाओं को इस चीजों पे विचार करना चाहिए। पहले जहाँ मंदिर के मतलब त्रिशूल हो, नंदी जी हो, वहाँ नमाज वैसे होगा नहीं। देखिए 100 साल से पढ़े या 500 साल से पढ़े, वो सब अलग मतलब है। वो विद्वान जानेंगे, धर्मगुरु जानेंगे, मुस्लिम धर्मगुरु। तो हम तो कहेंगे मुस्लिम धर्मगुरुओं को एकदम विचार करना चाहिए एक बार कि भैया क्या कर रहा है। साथ साथ दिख रहा है सबको सामने, आम मुस्लिम भी देख रहा है। माननीय ओवैसी जी जो हिंदू मुस्लिम में आज फर्क डलवा रहे हैं, दरार पड़वाना चाहते हैं हिंदुस्तान के अंदर, ये सबसे ज़्यादा खतरनाक और घटिया राजनीति है। उनको तो हिंदुस्तानी नागरिक होने के नाते वो जनप्रतिनिधि भी हैं, उनको ये सोचना चाहिए कि मुझे सब में प्यार मोहब्बत बांटना चाहिए, ना कि नफरत की राजनीति फैलानी चाहिए। ओवैसी साहब का काम सिर्फ यही रहता है कि हमेशा उल्टी सीधी भाषा। ओवैसी साहब अगर मुसलमानों के लीडर होते तो पूरे हिंदुस्तान में उनकी पार्टी का विस्तार हो गया होता। लगातार वो सिमटते जा रहे हैं। ऐसे जो हमारे देश का माहौल ख़राब करना चाहता हो, ऐसे व्यक्ति का मुसलमान कभी समर्थन नहीं करेगा। ये लोग हमारे देश के माहौल को ख़राब करना चाहते हैं। ओवैसी कुछ और बता रहे, देश के आम मुसलमान कुछ और कह रहे। ओवैसी मुसलमानों को डरा हुआ साबित करने में जुटे हैं तो मुस्लिम मोहल्लों में लोग ओवैसी पर उल्टे बरस रहे। कुछ तो यहाँ तक कह रहे हैं कि यूपी में अगर योगी सरकार न होती तो ओवैसी के बयानों पर तो बवाल हो गया होता, क्योंकि माहौल को बिगाड़ने में हैदराबादी भाईजान ने कोई कसर रखी नहीं थी। लेकिन आम मुसलमानों को उनके बयान नागवार गुजरे हैं।
उनकी राजनीति का है। कोई भी चीज डेवलप जब होता है या कोई चीज का बहुत अच्छा काम होता है तो उनको बीच में दखल अंदाजी करना पड़ता है। वो अपनी एक छवि बनाते हैं, मगर उनकी जो है ये राजनीति कामयाब नहीं होती है। उनकी जो भाषा शैली है उससे एक दंगे की बू आती है। उन्होंने कभी मुस्लिम के हक की बात की नहीं, वो हमेशा नफरत की राजनीति करते हैं और वो अपनी रोटी सेकना चाहते हैं वोट की, क्योंकि उन्होंने आज तक इस देश में दंगा भड़काने के अलावा कोई स्वच्छता का भाषण दिया हो तो आज मुझे आप बता दीजिएगा। देश का मुसलमान ऐसे भड़काऊ नेताओं के साथ नहीं आगा, ये अपनी राजनीति के लिए कर रहे हैं। ओवैसी साहब एक पढ़े लिखे बैरिस्टर हैं, मगर उसके बावजूद भी अपनी कौम को अपनी पॉलिटिकल स्टंट दिखाने के लिए एक आग में झोंक रहे हैं और झोंकते चले आ रहे हैं। अपना पॉलिटिकल स्टंट सीधा कर रहे हैं और मुसलमानों को किस राह पे पहुंचा रहे हैं, देश का माहौल किस राह पे पहुंचा रहे हैं, ये वो बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। उनका काम सिर्फ लोगों को जज्बातों से खेलना है, मुसलमानों के जज्बातों से खेले और अपनी पॉलिटिकल स्टंट जो है वो दिखा रहे हैं। किसी भी राजनीतिक नेता के अगर ऐसे बयान आते हैं, कोई भी राजनीतिक नेता हो, तो उसके बयान से ऐसा लगता है कि देश को तोड़ने की बात हो रही है। कोई भी राजनीतिक दल का नेता हो, किसी भी पार्टी का हो, इससे ऐसा महसूस होगा और लगेगा कि देश को तोड़ने की बात हो रही है। ये तो राजनीति यही अपना वो करने के लिए करते हैं, अपना इलेक्शन के लिए, अपने वोट के लिए करते हैं, कोई भी पार्टी हो। लेकिन हमारे लिए पहले राष्ट्र है, देश है पहले लिए। हम पहले देश हित में, राष्ट्र हित में सोचेंगे, बाद में हम देखेंगे हम कौन से मजहब से ताल्लुक़ रखते हैं। ओवैसी खुद बैरिस्टर हैं, उन्हें पता है कि संविधान क्या चीज है और लॉ एंड ऑर्डर का मतलब क्या होता है। ओवैसी को सब मालूम है, लेकिन अपने समर्थक वोटरों को कुछ और बता रहे। लोकतंत्र का मतलब हिटलर शाही और पीड़ित का मतलब मुस्लिम समझाने की कोशिश है। एजेंडा पीएम मोदी को तो मुस्लिमों के बीच सबसे बड़ा विलेन साबित करने का है ही, लेकिन आम मुसलमान ऐसी चालों को बखूबी समझता है। सिर्फ समझता ही नहीं बल्कि इस पर खुलकर बातें भी करता है। जिस ज्ञानवापी केस को लेकर ओवैसी पर उकसाने वाली भाषा का आरोप लग रहा है, उस पर आम मुसलमान दो टूक बातें कह रहे हैं। कोई भी मस्जिद में देखिए नंदी का निशान नहीं हो सकता है। कुछ मुसलमानों को हमारी बात बुरी लगेगी, लेकिन देखिए जो सच्चाई वही बोला जाएगा। हमारे धर्म गुरु बैठ के ये साबित कर दे भैया कि जहाँ नंदी हो, त्रिशूल हो, घंटी हो, वहाँ नमाज होगा, तो बताएं बैठ के। हम तो कहें मुस्लिम धर्मगुरु और हिंदू धर्मगुरु दोनों बैठ के मामला आपस में सुलझे कर तय कर ले उसको। हमारे यूपी का दूसरा सिचुएशन है, उनके हैदराबाद का दूसरा है, मगर यहाँ पर ये कौमियत की बात आती है तो तरह तरह के हमारे देश में सभी धर्मों के लोगों को पूरी छूट है। सब धर्म के लोग बोलते हैं, वो भी बोलते हैं। अगर कोई विषय कोर्ट में जाता है, उस विषय में तो लोगों को नहीं बोलना चाहिए। हमारे देश का कानून है, हमारे देश का कानून ये कहता है कि न्यायालय का सम्मान करो, न्यायालय जो भी आदेश दे दे उस आदेश का पालन करो। उनकी राजनीति ये समझ लीजिए कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार न हो तो अब तक दंगे भड़क चुके होते। और उनकी जो भाषण है पूरे वो ऐसे हैं कि मस्जिदों के लिए और मंदिरों के लिए कि कभी भी कोई घटना हो सकती है, कभी भी कहीं दंगा भी हो सकता है उनके भाषणों से। सियासी जमीन पर अपने फायदे के हिसाब से नैरेटिव गढ़ने वाली कहानी नई नहीं है। ओवैसी ऐसा सालों से कर रहे हैं, लेकिन अब दाल ज्यादा नहीं गल पा रही। अगर ऐसा नहीं होता तो ओवैसी की पार्टी तेलंगाना के विधानसभा चुनाव में शानदार प्रदर्शन करती। तेलंगाना के 2018 के विधानसभा चुनाव में AIMIM को 2.7% वोट मिले थे, तो 2023 के चुनाव में सिर्फ 2.22%। 2018 में पूरे तेलंगाना में 5,61,000 वोट AIMIM को मिले थे, तो 2023 में ये घट गए, 5,19,000 वोट ही मिले, यानी 42,000 वोट कम। ओवैसी इसी वजह से हैदराबाद की चर्चा कम ही करते हैं। यूपी, बिहार और महाराष्ट्र पर ज्यादा फोकस है। 2019 के चुनाव में भी ओवैसी इसी अंदाज में देश भर में घूमा करते थे, मोदी विरोध के एजेंडा सेटिंग में लगे रहते थे, लेकिन मुसलमानों ने उनकी पार्टी को तब भी भाव नहीं दिया। ओवैसी की पार्टी के 2019 के चुनाव वाले रिपोर्ट कार्ड पर नजर डालें तो पूरी हकीकत सामने आ जाती है। 2019 के लोकसभा चुनाव में AIMIM को सिर्फ 2 सीटें मिली। वोट प्रतिशत था 0.2%। कुल वोट 12,01,542 मिले, यानी पूरे देश में सिर्फ 12 लाख वोट। भले भाईजान को 2019 चुनाव में पूरे मुल्क में आधे फीसदी वोट भी न मिले हों, लेकिन देश भर के मुसलमानों के हक की आवाज उठाने का दावा बहुत दमदार है, और दावा यह भी कि इससे सीन बदल जाएगा।
मसीहाओं को जब भी आवाज दी है पलट कर आगे हर बार कातिल, वहां क्या दाद खाही क्या गवाही, वहां क्या दाद खाही क्या गवाही, जहां हो मुंसिफों के यार कातिल। भारत में 14% मुसलमान जो आबादी के लिहाज से 17 करोड़ आते हैं, वो आज पिछले 10 साल में नरेंद्र मोदी की सरकार में अपने आप को एक गैर यकीनी कैफियत में पाते हैं, अपने सोचते हैं कि हमारी शनाख्त को ख़तरा है, हमारे वजूद को ख़तरा है। और मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि जज्बात में लाए बगैर कह रहा हूं कि आज 17 करोड़ मुसलमान अपने आप को ऐसा समझते हैं कि जिस ज़माने में हिटलर के ज़माने में यहूदी अपने आप को समझते थे। असदुद्दीन ओवैसी ने संसद में अहमद फराज का शेर पढ़ा। उसमें 2 बार कातिल शब्द का जिक्र आया, एक बार पलटकर आने के जिक्र के साथ और दूसरा मुंसिफ यानी जज के दोस्त के जिक्र के रूप में। ओवैसी इशारों में अपनी बात रख रहे थे, सरकार पर तंज कस रहे थे। यहां तक तो ठीक था, लेकिन आखिर में उन्होंने न्यायालय की निष्पक्षता को लेकर भी आशंका जता दी। याद रखिए, आप चुनाव जीते हैं हारे, मगर अगर आप 17 करोड़ एक जनता को आप गैर यकीनी कैफियत पैदा कर देंगे, ये देश के हित में नहीं होगा। बल्कि हम तो उम्मीद कर रहे हैं कि ड्यू प्रोसेस अदालत फॉलो करेगी। अदालत अगर एक तरफा फैसले करेगी तो गलत होगा सर। साफ है कि ओवैसी अदालतों की निष्पक्षता पर सवाल खड़े कर रहे हैं। इससे ठीक पहले उन्होंने मस्जिदों को छीने जाने का जिक्र किया था। दरअसल शब्दों के जिस धागे से ओवैसी ने अपने लिए चुनावी चादर का ताना बाना तैयार किया है, उसमें ज्ञान वापी सेंटर में है और मुसलमानों के बीच ये नैरेटिव बनाने की कोशिश है कि अदालत का फैसला आस्था की बुनियाद पर ही हुआ है। शायद इसलिए ओवैसी ने लोकसभा में कहा कि अदालत से उन्हें ड्यू प्रोसेस फॉलो करने यानी नियम और प्रक्रिया के तहत काम करने की उम्मीद है। अब सवाल है कि क्या मुसलमान ऐसी आशंकाओं से कोई इत्तेफाक रखता है? खुद सुनिए। देखिए, जो ओवैसी साहब का बयान आया है, वो अक्सर ऐसे उटपटांग बयान दिया करते हैं और उनके बयान को मुसलमान कोई खास गंभीरता से नहीं लेता है। वो उनका निजी बयान होगा और अगर ये कहते हैं कि हिंदुस्तान में मुसलमान सुरक्षित नहीं है, ये वो उनकी एकदम गलत। मैं उसको जो है खंडन करता हूँ उस बात को। मुस्लिम बिल्कुल सुरक्षित है और अगर मुस्लिम हिंदुस्तान सुरक्षित नहीं है तो किसी देश में सुरक्षित नहीं है। यहाँ तक कि पाकिस्तान में भी जो है, वहाँ भी कई सुन्नी कई शिया दंगे होते थे, वहाँ भी मुसलमान सुरक्षित नहीं है। हमें न्यायपालिका को भरोसा रखना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ ऐसे तमाम मुस्लिम दुश्मन नेताओं से जो मुसलमान इस्लाम का चोगा पहन कर आते हैं लेकिन मुसलमानों के दुश्मन होते हैं और देश के मुसलमान के नौजवानों को गलत रास्ते पर डालते हैं, उनसे सावधान रहना होगा और कोई ऐसी हरकत नहीं करनी होगी कि हमारे देश का माहौल, हमारे प्रदेश का माहौल खराब हो। आज जैसे ये देश भर नफरत भरी राजनीति हो रही है, इससे सारे मुस्लिम लोग इसका बहिष्कार करते हैं, चाहे वो ओवैसी हो, चाहे कांग्रेस हो, कोई भी हो। देश को गुमराह करते हैं, मुसलमान के जज्बातों से खेलते हैं, मगर उनको ये समझ जाना चाहिए अब मुसलमान उनके बिल्कुल समर्थन नहीं करेगा। जहाँ जाएंगे वहाँ से ठुकराया जाएगा उनको। क्यों? कि हमें वही मोहब्बत, वही एकता, वही भाईचारा चाहिए जो सोचकर हम साथ में बैठ के खाते थे, पीते थे। एक तरफ ओवैसी की एजेंडा सेटिंग वाली कोशिश, मुसलमानों को विक्टिम बताने का नैरेटिव गढ़ने की कोशिश हुई, तो दूसरी तरफ आम मुसलमानों ने साफ कर दिया है कि ओवैसी जिस राह पर आगे बढ़ने की कोशिश में जुटे हैं, उनमें वो साथ नहीं देंगे। बावजूद इसके ओवैसी वाले नैरेटिव को आगे बढ़ाने में कई उलेमा और मौलाना आगे नजर आ रहे हैं। ऐसा माहौल कभी नहीं हुआ। दिक्कत यह है कि बीजेपी की सरकार सिर्फ और सिर्फ इसी पर सरकार चला सकती है कि उनको नफरत फैलाना है। अगर वो नफरत नहीं फैलाएंगे तो सरकार नहीं चला पाएंगे। बड़ी अजीब बात है कि मुसलमान यहाँ 17% है, 83% हिंदू या और अदर रिलीजन है, लेकिन इन 17% को टारगेट करके 83% वोट को कहीं न कहीं तुष्टीकरण किया जा रहा है। लीजिए, एक नया नैरेटिव शुरू हो गया। यह 83% हिंदू समुदाय के तुष्टीकरण का और 17% को टारगेट किए जाने का। यानी ओवैसी अकेले नहीं, एजेंडा भी एक नहीं कई है। एक तरफ कोर्ट की निष्पक्षता पर सवाल खड़े किए जा रहे, तो दूसरी तरफ बहुसंख्यक हिंदुओं के तुष्टीकरण का आरोप लगाया जा रहा। उधर ओवैसी अपनी पिच पर लगातार बैटिंग कर रहे हैं, मुसलमानों को मस्जिदों को आबाद रखने की नसीहत दे रहे। उन माओं से, उन बहनों से, उन बुजुर्गों से अपील है
कि भारत की मस्जिदों को आबाद रखिए। हर बाप की जिम्मेदारी है कि जब बच्चा बड़ा हो जाए तो अपने साथ औलाद को सिर्फ जुम्मे के दिन या ईद की नमाज में या रमजान में नहीं बल्कि रोज मस्जिद को लेकर जाओ। आप मस्जिद को आबाद तो वही लोग करेंगे जो अल्लाह पर ईमान रखते, अल्लाह से डरते और आखिरत पर यकीन करते हैं, और अल्लाह के सिवा किसी से नहीं डरते। तो अपनी मस्जिदों को आबाद रखो। सवाल है कि ऐसी नसीहत की जरूरत क्यों आन पड़ी? एक सियासतदान खुद मौलाना की भाषा में क्यों बोलने लगा? एक बैरिस्टर मस्जिदों को लेकर क्यों डर फैला रहा? हैदराबादी भाईजान को लेकर इस वक्त सबसे ज्यादा यही सवाल सुर्खियों में है, लेकिन ओवैसी अपने तेवर ढीले करने को तैयार नहीं। दिल्ली में 600 साल पुरानी मस्जिद को शहीद करके रख दिए। अब आप देख रहे तमाशे जो हो रहे हैं कि किस तरीके से मस्जिद को छीन लिया जाए। लोग तनकीद करते हैं, मुझे परवाह नहीं है, उसकी भाड़ में जाए वो लोग। मैं तुम्हारी तनकीदों से अपनी जबान को मैं ही बंद करूंगा। एक चर्चा इस बात की भी है कि ओवैसी सहित मुस्लिम वोट बैंक की सियासत करने वालों में बीजेपी के पसमानदा मुसलमान कार्ड को लेकर बेचैनी है, इसलिए इस तरह के एजेंडे को आगे बढ़ाया जा रहा, जिससे मुसलमानों को भावनात्मक आधार पर बीजेपी से दूर रखा जा सके। आज आम मुसलमानों के अंदर, खासतौर पर पसमानदा मुस्लिम के अंदर एक विश्वास है भारतीय जनता पार्टी सरकार की नीतियों के ऊपर। एक विश्वास है प्रधानमंत्री मोदी जी के लीडरशिप पे और उनके कमिटमेंट पे। प्रधानमंत्री मोदी जी की जो मोदी की गारंटी कही जाती है, मोदी ने पसमानदा समाज की विकास की गारंटी जो दी है, आज पसमानदा समाज को लगता है कि सही मायनों में उनको विकास से जोड़ा जाएगा। तो क्या ओवैसी सहित मुस्लिम वोट की सियासत के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार नेताओं को पसमानदा मुसलमानों का विकास के एजेंडे पर ध्रुवीकरण अब डराने लगा है? क्या वाकई पर्दे के पीछे का सच यही है? वो बार बार मस्जिद मंदिर कहते हैं। मुगल बादशाहों ने मंदिरों को तोड़वाकर मस्जिद बनवाया था। अगर आप किसी की चीज़ को उधार ले लेंगे तो आपको देनी तो पड़ेगी, आज नहीं तो कल देनी पड़ेगी। तो इसी तरह खुशी खुशी वापसी अगर कर दें तो और ज़्यादा प्रेम भाव बढ़ा रहेगा। बाकी फिर कोर्ट का फैसला तो है ही माननीय। साफ है कि आज का मुसलमान खुद को अंधेरे में नहीं रखता, वो अपनी राह खुद चुनता है और उसे ये भी कबूल नहीं कि वो किसी दूसरे के एजेंडे पर आंखें मूंद कर आगे बढ़े। यही वजह है कि ओवैसी को बार बार अपनी भड़काऊ राजनीति का गियर शिफ्ट करने को मजबूर होना पड़ रहा है। कोर्ट की नीयत पर सवाल खड़े करना इसी का एक अहम हिस्सा माना जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत।